सो प्रोबेबिलिटी का बचा हुआ पार्ट हम इस सेशन में कवर अप करने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो लास्ट सेशन में हमने छोड़ा था। राइट, लास्ट सेशन में हमने क्या क्या कवर अप किया था? इंट्रोडक्शन हो गया था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया था और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी हम देख चुके थे। इस सेशन में हम देखने वाले हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद बेस थ्योरम एंड उसके बाद रैंडम वेरिएबल जो आपका बच जाएगा। एडवांस जो एप्लीकेशंस होंगे वो हम बाद में करेंगे। ये भी आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट होने वाला है, बट ये समझने के लिए बहुत जरूरी है। और अभी से आपका प्री बोर्ड्स का भी आई होप आप सभी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो और स्टार्ट कर भी लेना चाहिए। तो इस सेशन से हम प्री बोर्ड की तैयारी को भी स्टार्ट कर लेंगे। स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईएससी क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। तो जैसे कि आप देख सकते हो, दीज ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन अवर टुडेज सेशन। उससे भी पहले आप सभी को क्या करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। एज यू कैन सी, या तो आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो या फिर आईएससी अनअकैडमी लिखोगे तो भी मिल जाएगा, और लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। वहां से भी आप हमारा इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, दे ऑल आर देयर टू हेल्प ईच अदर। तो जल्दी से जल्दी आप वहां पर जुड़ जाएंगे। ओके, तो आप सभी का फ्रेंड, आप सभी को पता है ऊना आ चुका है। आप सभी को कोई भी अपना लेक्चर्स को समराइज करना हो जो हमारे ऐप में अवेलेबल होगा, या तो कुछ क्वेश्चंस के डाउट होंगे, आप सिर्फ एक जगह पर आ सकते हो, क्योंकि ये प्रॉपरली आपका एकेडमिकली डिजाइंड है, अनलाइक अदर एआईज। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आप अपने ऊना फ्रेंड को या तो आप वॉइस मोड, क्विज मोड या फिर समरीज के तौर पर आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हो। इट इज अवेलेबल इन आवर वेबसाइट, तो जरूर जाकर आप जुड़ जाना। ओके, एंड वन मोर थिंग एवरीवन, आप सभी के लिए अनअकैडमी का सेट आ चुका है, विच इज स्कॉलरशिप एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑलरेडी इसके क्लासेस स्टार्ट, मतलब इसके जो एग्जाम्स है फर्स्ट राउंड वो स्टार्ट हो चुके हैं। सितंबर 22 से 19 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। क्लास 9 to 12 के लिए भी है ये, तो आप सब 12th में, तो आपके लिए भी वैलिड है। ऑल्दो आपके लिए अभी कोई बैच नहीं है, बट अगर आप कुछ सब्सक्रिप्शन और किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, जेई हो गया, नीट हो गया, या फिर आपको साइंस एक्सप्लोरेशन करना है, ओके, या फिर आपको कुछ स्कॉलरशिप जीतना है, या फिर आपको सचिन तेंदुलकर जी से मिलना है, या तो प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स चाहिए फॉर एवरी सिटी एंड स्कूल टॉपर्स, तो इस पर्टिकुलर चीज में पार्टिसिपेट जरूर करिए। लिंक आपको बस अनसेट 2025 लिखने पर मिल जाएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा, जाकर आप जरूर इस अनसेट को दीजिएगा। ओके, फर्स्ट राउंड चलेगा, सेकंड राउंड फिर आपका नवंबर 8 को है। हर रोज आपका 4 to 5 PM के बीच में इसका जो फर्स्ट राउंड है वो हो रहा है, तो जरूर जाकर जरूर इसको दीजिए। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होंगे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का मतलब यह हुआ कि वो ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, ओवरलैप नहीं करेगा, और जो जितना सैंपल स्पेस है सभी उसमें कंबाइन हो जाएंगे। दोनों टर्म्स का मतलब ये होता है, यही दोनों टर्म्स आपका यहाँ पर मेंशन भी है। ओके, कहां पर मेंशन है? यहां पर आप देख सकते हो। अगर आपका एक एग्जांपल है, ये फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, थोड़ा देर आप रुकना, इसको अभी डायरेक्ट समझने की जरूरत नहीं है। आपके B1, B2, B3, Bn तक के जितने भी इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। ठीक है, मतलब वे ओवरलैप नहीं करते टुगेदर एंड कवर द होल सैंपल स्पेस। और एक कोई ऐसा इवेंट है जो कि उससे रिलेटेड है, कोई भी एक ऐसा इवेंट है जो उससे रिलेटेड है, हम एग्जांपल के तौर पर प्लीज समझेंगे। पहले आप इसको फॉर्मूला बेसिस पर समझ लो। तो PA आपका किसके बराबर हो जाएगा? PB1 इंटू PA/B1 प्लस PB2 इंटू PA/B2, ऐसे करके ये n तक जाएगा। अब एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये A/B1 क्या है? इट इज नथिंग बट योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो आप ऑलरेडी देख चुके। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप देखो कि जितना भी आपका ये इवेंट्स हो रहा है B1, B2, B3, ठीक है, उसमें से A के अकर होने के चांसेस कितने हैं? तो सबसे पहले अगर B1 में A हो सकता है, B1 वाले इवेंट में अगर A हो सकता है, तो आप उस B1 का प्रोबेबिलिटी लोगे। ठीक है, अब उस B1 में अगर आप देखो B1 ऑलरेडी हो चुका है, तो जो हो चुका होता है वो हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। B1 हमारा हो चुका है, और हमको अब निकालना है कि A के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, सो इसलिए PB1 मल्टीप्लाइड विद PA/B1। अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को थोड़ा अच्छे से समझा है, तो ये चीज भी आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, तो टेंशन मत लेना। इसलिए आपका जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या होता है? अगर A कोई पर्टिकुलर है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो समेशन ऑफ PBI। BI का मतलब क्या हुआ? I के जगह पर आपका 1, 2 और 3 अप टू n आ सकता है। ओके, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विद PA/BI। तो अगेन ये चीज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। और आगे क्या लिखा है? यही आपका क्या है? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ये हेल्प क्या करता है? कोई भी इवेंट A अगर अक्कर होगा डिफरेंट वेज में, डिपेंडिंग ऑन विच इवेंट BI हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो वही मैंने आपको बताया कि जो B वाला इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब उसमें आपको थ्योरम ऑफ टोटल
प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ए के अकरेंस का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपके लिए वैलिड होगा और इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो। अब अगर आपको वो नहीं पड़ा, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि थ्योरी से हर चीज आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं। यहां पर आप फिलहाल इस फॉर्मूला को जल्दी से नोट कर लो। ओके, इस डेफिनेशन को भी नोट कर सकते हो, पॉज करो और नोट कर लो। ऑलराइट, सो आई होप आप सभी ने यहाँ पर इसको नोट कर लिया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपका यहाँ पर आ चुका है, इस एग्जाम्पल के मदद से अब हम समझेंगे। तो अगेन B1 B2 Bn फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, डिफरेंट इवेंट्स है। एक एग्जांपल आपका यहाँ पर मेंशन है, एक बड़ा सा फैक्ट्री है। ठीक है, बड़ा सा फैक्ट्री है आपका, दिस इज होल योर बिग फैक्ट्री। ये बड़ा सा एक फैक्ट्री है, तो मैं यहाँ पर फैक्ट्री लिख देता हूँ। ओके, एक फैक्ट्री है आपका, एक फैक्ट्री है, हैज 3 मशीन्स। तो इस फैक्ट्री में आपके पास 3 मशीन्स है। एक मशीन आपका M1 हो गया, तो मैं उसको यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, दूसरा मशीन आपका M2 हो गया, उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और तीसरा मशीन आपका M3 हो गया, जिसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। 3 मशीन्स आपके हो गए। अब ये 3 मशीन्स आप देखो, यहाँ पर 3 मशीन्स है फैक्ट्री में, तो बहुत सारे मशीन होंगे ऑब्वियसली, बट हम क्या कर रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि मान लो 3 मशीन है। अब उसके बाद तीनों मशीन्स में जो प्रोडक्शन का कैपेसिटी है वो कितना है, पहले वाले मशीन का प्रोडक्शन का कैपेसिटी है 25%। मतलब अब आप यहाँ पर देखो 35 और 25 कितना हुआ, 60 और 40 100, मतलब टोटल जितना प्रोडक्ट वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से 25% प्रोडक्शन आपका M1 मशीन कर रहा है, 35% आपका M2 मशीन कर रहा है, एंड 40% इज प्रोड्यूस बाय M3। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, M1 आपका 25% प्रोडक्शन कर रहा है। इसका मतलब आप एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो 100 प्रोडक्ट मान लो निकल रहे कंपनी से, तो 25 प्रोडक्ट M1 बना रहे हैं। ठीक है, 35 प्रोडक्ट आपका M2 बना रहा है और 40 प्रोडक्ट आपका M3 बना रहा है। तो 25%, 35% और उसके बाद है 40%। तो ये तो प्रोडक्शन का चीज हो गया। अब आप देखो, कोई भी चीज हमेशा से परफेक्ट तो बनेगा नहीं, कुछ ना कुछ डिफेक्ट उसमें आएगा, तो इसलिए वहां पर लिखा हुआ है डिफेक्टिव रेट जो है वो क्या है, पहले मशीन का, रिस्पेक्टिवली का मतलब मशीन के रिस्पेक्ट में ही है। ठीक है, तो M1 पहला मशीन में डिफेक्टिव का रेट कितना है, कितने डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है पहला मशीन, 5% का डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो मैं यहाँ पर एक बार डिफेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं डिफेक्ट लिखूँ तो पहला मशीन आपका 5% डिफेक्टिव प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब एक और तरीके से आप समझ सकते हो, मतलब जो सही गुड्स है, राइट, सही क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का गुड्स है, वो कितना हुआ, वो 95% वो प्रोड्यूस कर पाता है। ओके, तो मान लो जस्ट मैं ये 25% का एग्जांपल नहीं ले रहा, पहले मैं बस बताता हूं कि 20 प्रोडक्ट अगर आपका मशीन 1 बना रहा है, ठीक है, अगर 20 प्रोडक्ट बना रहा है तो उसमें से एक डिफेक्टिव निकलेगा, 19 आपका सही निकलेगा, इतना आपको मान के चलना है। ओके, अब 4% M2 आया, तो 4% डिफेक्टिव M2 हो गया और उसके बाद 2% डिफेक्टिव आपका M3 हो गया। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। अब आपको बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव आइटम निकालो, कैसे निकालोगे। अब सिंपल सी बात है, क्या समझना है यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर मशीन 3 है, तीनों मशीन में आपके गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और तीनों मशीन से आपको डिफेक्टिव गुड्स मिल रहे हैं। तो अब आपको ये निकालना पड़ेगा कि पहले मशीन से कितना हुआ, दूसरे से कितना हुआ, तीसरे से कितना हुआ। ठीक है, अब इन तीनों से जितना हो रहा है यहाँ पर मतलब कंबाइन प्रोबेबिलिटी निकलेगा, और यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर यूज होने वाला है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ये यूज कैसे होगा, ठीक है, अब ये यूज कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर PD आपको लिखा है, ठीक है, PD आपको लिखा है विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम में सबसे पहला आइटम अगर मैं देखूं, ठीक है, सबसे पहले आप M1 की बात करोगे, तो सबसे पहले अगर आप M1 की बात करोगे तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो पहले वो M1 से आना चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 मल्टीप्लाइड विथ डिफेक्टिव ऑफ M1। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं हो रहा मतलब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लियर नहीं है, अगर वो क्लियर नहीं है तो लास्ट वाला वीडियो जाकर देख लो। तो वही मैं बोला, देखो सबसे पहले थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पहला जो आइटम आ रहा है वो मशीन 1 से आ रहा है, तो उसका प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे मल्टीप्लाइड विथ प्रोवाइडेड। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, प्रोवाइडेड दैट द डिफेक्टिव आइटम इज फ्रॉम द मशीन 1, तो इसलिए मशीन 1 यहाँ पर आया और डिफेक्टिव उसमें से कितना है, तो ये पहला हो गया। ठीक है, अब ये आपको क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम एज अ होल निकालना है, तो पूरा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर आप लिखोगे PM2, ठीक है, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोवाइडेड दैट इट इज फ्रॉम M2 मशीन, फिर आएगा प्लस P ऑफ M3, ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोवाइडेड दैट इट इज फ्रॉम मशीन 3। ठीक है, ये तीनों आपका केस बन गया। अब यहाँ पर सिंपली आपको जो वैल्यूज यहाँ पर लिखे हैं इनको पुट करना है, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। ठीक है, अब वो आंसर कैसे आ रहा है, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम किया जाए, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, यस नाउ इट्स ओके। ठीक है,
चल, अब आप देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन 1, तो मशीन 1 से टोटल गुड्स कितने आ रहे हैं 25% के, तो आप यहाँ पर लिख लोगे 0.25। अब हमको पता है कि डिफेक्टिव कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये डिफेक्टिव 5% का प्रोडक्शन कर रहा है ये, तो यहाँ पर ये 0.05 आ जाएगा, प्रोवाइडेड दैट इट इज फ्रॉम, प्रोवाइडेड दैट डिफेक्टिव आइटम इज फ्रॉम मशीन 1, वो 0.05 आ गया। अब ऐसी आप रिस्पेक्टिव वैल्यूज को लिख दो, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.35, ठीक है, इंटू 0.04, और उसके बाद आपका क्या आ गया, ये आ गया 0.4 40% का, और 2 है तो 0.02, ठीक है। अब आप देखो 25 इंटू 5 आपका 125 हो जाएगा, ठीक है, वो तो सिंपल है कि 125 होता है, तो ये आप जोड़ के आपको कितना बनेगा, 4 जीरोज हैं तो 4 डेसिमल प्लेसेस है, 0.0125, उसके बाद प्लस, अब 35 इंटू 4 आपका कितना बनेगा 7140, तो 0.0140 आपका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0.0140 लिख लेंगे, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा फाइनली 0.4 इंटू 0.28, तो 0.008 आ जाएगा। ओके, अब आपको बस इनको ऐड कर लेना है। जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं, 0.0125, 0.0, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर आया 5, 8, 4, 12 और 2, 14, 4, 1, 3, तो 0.0345 आ रहा है, ठीक है, 0.0345। इसका मतलब क्या हुआ, तो टोटल आप बोलोगे क्या आ जाएगा डिफेक्टिव परसेंटेज 3.45%, ठीक है। तो अब इसका मतलब अगर 100 गुड्स हैं, ठीक है, 3.45 है, इसका मतलब आपके 4, आप पूरा 4 मान लोगे क्योंकि आधा आधा प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, ठीक है, तो 4 आपके लगभग प्रोडक्ट आपके क्या बनेंगे, डिफेक्टिव बनेंगे, बाकी 96 आपका सही क्वालिटी का बनेगा। तो 3.45% आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है। यहाँ पर आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ के नोट कर लो। आई थिंक यहाँ पर सब चीज़ क्लियर है। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, तो आई विल क्लैरिफाई, या तो आप टेलीग्राम में भी मुझे बता सकते हो। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप, मतलब क्वेश्चन तो नहीं था, ये एग्जांपल ही था जो हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के केस में समझ रहे थे। आई होप आप सभी को क्लियर है। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, दिस थिंग इज डन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम बेसिकली होता क्या है, ठीक है, बेस थ्योरम क्या होता है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ लिया, ठीक है, जो लास्ट केस में, अगर वही लास्ट केस का एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, ठीक है, वही मैं आपको समझाऊंगा अगेन। तो जो आपके जितने भी आपके मशीन्स थे M1, M2, M3, आपने क्या निकाला एज अ होल डिफेक्टिव आप कैसे निकाल रहे हो, ठीक है। बट अब बेस थ्योरम आपको ये बताता है कोई स्पेसिफिक चीज, जैसे यहाँ पर बेस थ्योरम में हमको पता चलेगा, जैसे M1 का मैं निकालना चाहूँ, सिर्फ M1 से डिफेक्टिव आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ M2 से डिफेक्टिव आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ M3 से कितना है, ये पूरा चीज़ आपको बेस थ्योरम से पता चलेगा। तो स्पेसिफिक चीज़ आपको बेस थ्योरम बताता है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर मैं अगेन लिखूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो बेस थ्योरम बेसिकली बोलता क्या है वो एक बार आप देखो यहाँ पर, Bayes theorem is a way to find the probability of an event when we already know the probabilities of related events. It connects conditional probability and prior knowledge. अब एक बात समझो, यहाँ पर इस फॉर्मूला को देख लो, BI/A है, ठीक है। अभी हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या निकाले थे, P of A। अब यहाँ पर क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर गिवन इवेंट के बेसिस पर, ठीक है, मान लो B1 एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमको निकालना है कि डिफेक्टिव कितना है, ठीक है, तो वो अब हम यहाँ पर निकालेंगे। तो पहला केस यहाँ पर किया है, प्रीवियस मशीन एग्जांपल को ही हम कंसिडर करते हैं। इफ एन आइटम इज डिफेक्टिव फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम फ्रॉम M1, मतलब M1 से जो आ रहा है प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो आपको बताना है, ठीक है। अब वो कैसे हो जाएगा, तो वो अब हम यहाँ पर एक बार लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला गया, देखो यहाँ पर एक इवेंट की बात करी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं P/M1/D को निकालूंगा, ठीक है। ये आपका क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी बताएगा बेस थ्योरम के बेसिस पर। तो यहाँ पर अब आप देखो एग्जांपल हमारा यही था, ठीक है, यही हमारा सेम एग्जांपल था। तो जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, ये आपका बेस थ्योरम में कहाँ पर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। और इनमें से कोई एक चीज़, जैसे प्लस प्लस में है, एकदम सिंपल भाषा में, जो प्लस प्लस में जितना भी है, कोई भी एक चीज़, जैसे M1 है, तो ये वाला M1 वाला पार्ट आपका न्यूमरेटर में आएगा, बाकी तीनों आपके डिनोमिनेटर में आएंगे। तो अगर मैं इसको फिर से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा PM1, ठीक है, PM1 मल्टीप्लाइड विथ PD/M1, और फिर यहाँ पर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तीनों का समेशन आएगा PM1 इंटू PD/M1, ठीक है। फिर आया प्लस PM2 और PD/M2,
और फाइनली आपका तीसरे मशीन का भी आ जाएगा विच इज़ PM3 एंड देन PD/M3। ठीक है, ये चीज़ आपका डन हो गया। अब देखो PM1/D था, ये पूरा चीज़ आ गया। अब बस आपको वैल्यूज पुट करना है। बेस थ्योरम आपको ये बता रहा है कि आपका प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम M1, ठीक है, दैट इज कम्स फ्रॉम M1 कितना आएगा, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, सो आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर है। ओके, यहाँ पर भी आप इस चीज़ को देख सकते हो, A/B है, ठीक है, तो A/BI है, तो D/M1 है, तो M1/D का हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, ठीक है, जो कि M1 से हमको मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके सिंपल वैल्यूज अब हम देख लेते हैं, जल्दी जल्दी कॉपी करते हैं वैल्यूज़ को। क्या क्या वैल्यूज़ था, 0.25 इंटू 0.05, ठीक है, ये आएगा 0.25 था, हाँ ठीक है, 0.25 इंटू 0.05 होल डिवाइडेड बाय, अब होल का तो वैल्यू हमको पता है तो हम बार बार उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इस पूरे के वैल्यू को ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर लिया है 0.0345, ठीक है, तो 0.0345, इसका भी वैल्यू हमको पता है 0.0125 और अपॉन में आ गया 0.0345, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा 125/345, ठीक है, ये आपका क्या आ गया 125/345। ओके, अब जो ये 125/345 है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा ये करीब 36.231%, ठीक है, 36.231% आपको मिलेगा ये। ओके, व्हेन यू कैलकुलेटेड, तो जो प्रोबेबिलिटी आपका आएगा, द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम फ्रॉम मशीन M1 इज 36.231%। तो अब इसको आप कैसे रीड करोगे, इट इज, यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड दैट इट इज अ डिफेक्टिव आइटम एंड इट कम्स फ्रॉम मशीन M1, तो PM1/D, ये आपका कहना हो गया बेस थ्योरम का। तो बेस थ्योरम अप्लाई कैसे होगा, लिखेंगे कैसे, हर चीज़ आई होप आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ओके, अगर डाउट हो तो मुझे बता देना, अदरवाइज यहाँ पर फॉर्मूला क्लियर है और जो लिखा हुआ है वो भी क्लियर है। ओके, सो इफ दिस थिंग इज डन, आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले टॉपिक पर विच इज अवर रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी भाषा में कोई भी आउटकम आपका जो हो रहा है, ठीक है, उसको हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल असाइन कर देते हैं। ओके, तो जैसे कि हमारे पास 2 कॉइन्स को टॉस करने का चीज़ है, तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, HH, HT, TH एंड TT हमको पता है, तो H वैल्यूज आपका क्या क्या हो सकता है, या तो H एक भी नहीं होगा, मतलब वो कौन सा कंडीशन हो गया, TT वाला, या तो एक H आएगा तो एक H के साथ एक T आएगा, या तो दोनों H आएगा, ठीक है, ये आपका है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो H को हम नंबर ऑफ हेड्स मान लेंगे, ठीक है, और ये H जो हम असाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स को, यही आपका रैंडम वेरिएबल का पार्ट हो गया। तो RV का क्या है, अ रूल असाइनिंग नंबर्स टू आउटकम्स, ठीक है, आउटकम्स को नंबर्स असाइन करना। अब इसके बेसिस पर यहाँ पर जो चीज़ें आएंगी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर, वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर है। ओके, इस चीज़ को आप अच्छे से देख लो। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है अगर, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, समेशन ऑफ PI, जैसे कि अगर मैं 2 कॉइन्स के टॉस का बात कर रहा था, राइट, 2 कॉइन्स के टॉस का बात कर रहा था, तो 4 टोटल आउटकम्स यहाँ पर पॉसिबल हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पर, ठीक है, कौन कौन से 4 आउटकम्स पॉसिबल है, HH है, ठीक है, HT है, TH है, TT है, ये चारों आउटकम्स थे। तो अब ये चारों आउटकम्स को समेशन ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, एक आउटकम का आने को 1/4 है, प्लस 1/4 है, प्लस 1/4 है, प्लस 1/4 है, तो ये क्या हो गया 4/4 विच इज़ 1। तो वही चीज़ आपका लिखा है समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, ऑल मतलब रैंडम प्रोबेबिलिटी, ठीक है, रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी है वो 1 के बराबर होता है। अब वही एग्जांपल 2 कॉइन्स का टॉसेस है, वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ P ऑफ H, ठीक है, अगर मैं P ऑफ H लिखूँ, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कंडीशन भी मेंशन करने पड़ेगा, PH इज इक्वल टू 0। अगर एक भी नहीं है तो इसका चांसेस कितना है 1/4, क्योंकि ये कौन सा प्रोबेबिलिटी जहाँ पर दोनों टेल्स आने वाला है। ओके, अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ H व्हेन इट अपीयर्स 1 टाइम, तो या तो HT होगा या TH होगा, आप यहाँ से देख सकते हो, तो ये आपका 2/4 हुआ, मतलब ये 1/2 हो गया। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ H 2 टाइम्स आए तो उसका भी प्रोबेबिलिटी आपका 1/4 होता है। तो यही चीज़ आपका यहाँ पर है। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप इसी बेसिस पर बना सकते हो कि H0 है, H1 है, H2 है, T0 है, T1 है, T2 है, तो ये चीज़ यहाँ पर बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपका
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से चीज़ें रिलेटेड केस यहाँ पर डन हो गई। ओके, ये एकदम सिंपल सा चीज़ था। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको समझना है वो मीन है, ठीक है। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल अगर आपको निकालना है, ठीक है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल अगर आपको निकालना है तो वो आप कैसे निकालोगे? तो कॉइन टॉस का डिस्ट्रीब्यूशन का ही एग्जांपल अगर मैं देखूँ यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आप देख लो कि मीन का केस कैसे हो रहा है। समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ समेशन ऑफ पी आई और एक्स आई, तो सेम मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसका, जो नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ हेड्स था, ठीक है, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ हेड्स था। तो मान लो सबसे पहले हेड्स हमारा कितना आ रहा है 0, ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना था 1/4। तो यहाँ पर अगर मैं मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल निकालूँ ऑफ अकरेंस ऑफ हेड्स ऑफ 2 कॉइन्स टॉस्ड, ठीक है, तो 0 × 1/4 आया। अब एक बार आना है तो उसका 1/2 था, और 2 बार आना है तो उसका अगेन 1/4 था। तो ये तो वैल्यू 0 हो गया, यहाँ पर आपको 1/2 मिला, यहाँ पर भी 1/2 मिला, तो यहाँ पर आपका 1 चांसेस आ रहा है, ठीक है। मतलब आप देखो, जब आप मीन ऑफ इस पर्टिकुलर चीज़ को निकालोगे तो यहाँ पर मीन इसका 1 आएगा। सो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स आपके कितने हो गए? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स आपके 1 हो गए, ठीक है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स 1 हो गए। वही आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल आपको बताता है, ठीक है। तो किसी भी आउटकम के लिए यही पर्टिकुलर चीज़ वैलिड होगा हमेशा के लिए। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। यही चीज़ था मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल में, और कुछ नहीं था। ओके, अब जो एडवांस एप्लीकेशन होंगे उसके लिए अलग से क्वेश्चंस वगैरह का सीरीज आएगा, तो उसके लिए आप बस वेट कर लो। अब आप देखो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एक प्रैक्टिस लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन गिवन है कि अगर पी ए आपका 0.5 है, पी बी 0.4 है और पी ए इंटरसेक्शन बी आपका 0.2 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है? तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट थे, उसका कंडीशन क्या होता था? उसका कंडीशन हमारा होता था पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता था, ठीक है। तो अब आप इसको देख लो, अगर पी ऑफ ए मेरा 0.5 है, पी ऑफ बी हमारा 0.4 है, तो ये किसके बराबर आएगा? ये 0.2 के बराबर आएगा, और ये भी इतना ही है, तो यहाँ पर इसका आंसर यस हो जाएगा, ठीक है, यस। अब पी ए बाई बी निकालोगे तो क्या होगा? पी ए बाई बी का फॉर्मूला हमारा क्या था? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में जो डिनोमिनेटर में है पी बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है? 0.2, पी बी का वैल्यू हमारे पास कितना है? 0.4, तो ये आपका 1/2 आया विच इज़ 0.5। अब आप देखो यहाँ पर पी ए बाई बी जो है वो किसके बराबर आ रहा है? पी ए बाई बी आपका पी ऑफ ए के बराबर आ रहा है, और ये कब पॉसिबल है? ये इंडिपेंडेंट के केस में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला पी ए इंटू पी बी से रिप्लेस होगा, पी बी कैंसिल हो जाएगा, पी ऑफ ए के ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना ज़रूर है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप यहाँ पर देख चुके हो। ओके, अगले क्वेश्चन को अब आप सब सॉल्व करो एक बार, ठीक है। क्या यहाँ पे आंसर आने वाला है, ठीक है, इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे, ठीक है, क्योंकि ये पहला वाला जो है आई थिंक, हाँ ये था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं बना तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक बार सॉल्यूशन में देख लेंगे। ओके, ये आपका थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, सो गिव इन कमेंट, ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर देंगे। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है सॉल्व करके आपको बताना है। ये पहला एमसीक्यू है। 2 मशीन अगेन गिवन है, M1 M2 है। M1 60% आइटम प्रोड्यूस करता है, M2 40%। प्रोबेबिलिटी दे कि M1 से डिफेक्टिव निकलेगा वो 0.05 है, और M2 से डिफेक्टिव निकलेगा वो 0.1 है। टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ करिए और आंसर कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे इसका, ठीक है। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर है वो आपका है बेस थ्योरम के ऊपर। अब इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। बेस थ्योरम कमेंट आंसर्स, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा बस इतना कमेंट कर देना। ओके, एंड आई विल चेक कि आपका सही है कि नहीं। तो यहाँ पर बोला गया है सेम फैक्ट्री जो प्रीवियस डाटा था उसी को यूज़ करना है, और प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 1 तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए ये आपका एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस जैसा हो गया, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर दे देंगे इन द कमेंट बॉक्स। तो हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स कवर कर ली हैं। ओके, अगर इन टॉपिक्स में किसी को कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बताएंगे, या तो टेलीग्राम में ज़रूर बताएंगे। अदरवाइज ये सेशन हमारा यहाँ पर एंड होता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन। ओके।